सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और पाकिस्तान को बड़े ममालिक की सफ़ में लाने के लिए हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। नेशनल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 5 ईज़ फ्रेमवर्क के तहत बनाया गया है, जिसमें हुकूमत मुल्की एक्सपोर्ट, ई पाकिस्तान, एनवायरनमेंट, एनर्जी और इक्विटी यानी मसावात, अखलाकियात और ख़ुद मुख्तारी पर काम करेगी। अगर हम 5 ईज़ की अहमियत को समझने की कोशिश करें तो मालूम होगा कि मुल्क की मईशत इन्हीं सेक्टर्स के गिर्द घूमती है और ये तमाम सेक्टर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस वक्त मुल्क की मईशत बहरान से निकलकर तरक्की की जानिब सफ़र कर रही है। ऐसे में इस ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। मुल्क की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते चले जा रहे हैं, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, इन्फ्लेशन रेट, शरह सूद में तारीखी कमी हुई जो कि बेहतर होती मईशत का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को और मुल्क की इकॉनमी को मुख्तलिफ सेक्टर्स में शदीद चैलेंजेस का भी सामना है, जिसमें एनर्जी, एनवायरनमेंट और इक्विटी सर फहरिस्त हैं। एनर्जी सेक्टर पाकिस्तान के माशी निज़ाम का अहम और लाजमी हिस्सा है। काबिल इस्तेमाल, महफूज, मौसर और सस्ती बिजली की फराहमी पाकिस्तान की पायदार तरक्की के बुनियादों में से एक है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में एनर्जी क्राइसिस ने पाकिस्तान के समाजी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर नुमायाँ असर डाला है। एनर्जी क्राइसिस को हल करने के लिए 2013-2018 के दौरान इलेक्ट्रिक कैपेसिटी में 30% का इजाफा किया गया। पावर सेक्टर में इस्तेहकाम लाने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज़ का ऐलान किया गया, जिनमें द नेशनल पावर पॉलिसी 2013, पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 और अल्टरनेटिव और रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2019 शामिल हैं। पाकिस्तान इस वक्त रीन्यूएबल एनर्जी की दौड़ में बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान में तवानाई का सिर्फ 2% से ज़ायद ही रीन्यूएबल एनर्जी से आता है, जबकि 64% थर्मल फॉसिल फ्यूल्स, 27% हाइड्रो और 7% न्यूक्लियर पावर एनर्जी से हासिल की जाती है। इस 64% ज़रूरत को पूरा करने के लिए महंगे फ्यूल्स की इंपोर्ट पर इन्हिसार मुल्क की बीमार मईशत पर सबसे बड़ा बोझ है, जबकि इन फ्यूल्स के इस्तेमाल से ख़तरनाक कार्बन के अखराज में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान शदीद क्लाइमेट चेंज का शिकार है। हुकूमत ने रीन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के मुताबिक 2025 तक ग्रीन एनर्जी की सलाहियत को 20% और 2030 तक 30% तक बढ़ाने का मंसूबा बनाया है। उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हुकूमत ने क्लाइमेट चेंज पर भी ज़्यादा फोकस रखा है, क्योंकि पाकिस्तान को हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, जिससे निपटने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करना, पानी के मौसर इस्तेमाल को बढ़ाना, पायदार ज़राअत को फ़रोग देना, ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज को कम करना, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला 8वां बड़ा मुल्क है। आने वाले कुछ सालों में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान के ख़तरे में मज़ीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दर्जे हरारत में 5.3% इजाफे का खदशा है। क्लाइमेट चेंज के नतीजे में 2022 में पाकिस्तान को बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा था, जिससे तकरीबन 33 मिलियन अफराद मुतासर हुए और पाकिस्तान को तकरीबन 15.2 बिलियन डॉलर्स का माशी नुकसान हुआ, जो कि माली साल 2022 के मजमूई GDP का 4.8% बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और आबी वसाइल की कमी की वजह से पाकिस्तान को जल्द ही पानी के शदीद बहरान का भी सामना करना पड़ सकता है। 1951 में पर कैपिटा पानी की दस्तियाबी 5260 क्यूबिक मीटर सालाना थी, जो 2016 में कम होकर तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर रह गई, जिसके 2025 तक मज़ीद कम होकर 860 क्यूबिक मीटर रहने की तवक्को की जा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक पाकिस्तान की GDP में 18 से 20% तक कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 2030 तक मौसमियाती रद्द-ए-अमल से निपटने के लिए पाकिस्तान को 348 बिलियन डॉलर की कुल सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में माशी अदम मसावात और इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी एक अहम चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने इक्विटी को ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को अहमियत दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के तहत नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत में 26 खरब 60 अरब रुपए अशराफिया की मराद पर खर्च किए जाते हैं। अशराफिया या मराद याफ्ता तबका, उस तबके में कॉरपोरेट सेक्टर आता है, इसमें जागीरदार आते हैं, सियासी तबका और इस्टेब्लिशमेंट को दी जाने वाली माशी मराद मुल्क की टोटल इकानमी का 6% बनता है। रिपोर्ट में हुकूमती आमदनी और हुकूमती अखराजात में बढ़ते खसारे पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया गया है। पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत की असल वजह ये गैर मुनसिफाना माशी निज़ाम है।
पाकिस्तान की आबादी 2030 तक 274 मिलियन और 2050 तक 367 मिलियन बढ़ने का इम्कान है। मुल्क की आबादी में इजाफे की सालाना शरह 2.4% है, जो पड़ोसी ममालिक भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका से अब भी ज़्यादा है। पाकिस्तान की 2/3 से ज़्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही है, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। 2024 के दौरान 1.30 करोड़ मजीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने उड़ान पाकिस्तान प्लान में 2028-29 तक फीकस आमदन $2,405 तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 7% से बढ़कर 70% तक ले जाया जाएगा। लेकिन माशी माहिरीन ये समझते हैं कि मौसर फ्रेमवर्क के बगैर इस मंसूबे पर अमल दरामद हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत का ये कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मनसूबा मुल्क की मईशत को तब्दील करने में मुतासर कुन साबित होगा, और क्या इससे मुल्क की माशी सूरत हाल में मुस्बत तब्दीली आ सकेगी या नहीं। बिज़नेस कम्युनिटी इस पर क्या सोच रखती है और मुख्तलिफ तबकों से इस पर जो राय है वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो हमारे मुल्क के मारूफ सनतकार भी हैं, मेंबर भी हैं फाइनेंस कमेटी फॉर सेनेट के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पहले 5 साल के लिए इनिशियल और फिर जो 10-11 साल का एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ है उड़ान पाकिस्तान, इससे हम कितनी उम्मीदें लगाएं? इसमें जो टारगेट्स रखे गए हैं बड़े एम्बिशियस लग रहे हैं। $60 अरब पर अगर आपको अपनी एक्सपोर्ट लेकर जानी है तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर बड़े इस्लाहात करने होंगे। फिर जो इस वक्त एक बिजली का बड़ा मसला है सर्कुलर डेट की सूरत में वो मौजूद है, उसको हल करना होगा। जो बड़े बड़े मसाइल हैं इनको हल किए बगैर ये टारगेट्स कैसे हासिल हो सकेंगे? पहले तो चीज आप ये माने कि जो मसाइल आप जिक्र कर रहे हैं या जो उड़ान पाकिस्तान में टच किए गए हैं, वो वाकई में वो मसाइल हैं जिनको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। और वो मसाइल अगर नहीं हल होंगे तो आप ना एक्सपोर्ट का टारगेट 60 बिलियन का हासिल कर सकेंगे, ना और दूसरे माशी इंडिकेटर्स आपके बेहतर होंगे। तो पहली चीज तो यह है कि वजीर आजम साहब ने ये 5 साल प्रोग्राम 2025 से 2029 तक का जो बनाया है, जिसको मजीद आगे 10 साल तक आप सुना है कि आप लेके जाएंगे, उसमें उन्होंने 5 E's को, जो उनका था एक स्लोगन, जिसमें एक्सपोर्ट है, जिसमें एनवायरनमेंट है, जिसमें इक्विटी है, जिसमें एनर्जी है और जिसमें ई कॉमर्स है। तो ये 5 चीजों को उन्होंने इसमें भी तरजीहात में शामिल किया, पहले नंबर। दूसरी चीज, उन्होंने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी है, जो 10 सालों में 6 खरब रुपए यानी 6000 अरब रुपए का नुकसान कौमी खजाने को दे चुकी हैं, उसका बारे में SOEs के बारे में उन्होंने कहा कि उसको जल्द से जल्द जो है हम रिस्ट्रक्चर करें, प्राइवेटाइज करें, ताकि ये नुकसान कम हो। उसके बाद $60 अरब का उन्होंने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है, और एग्रीकल्चर और IT के 2 सेक्टर हैं जिनको उन्होंने तरजीही सेक्टर यानी प्रायोरिटी सेक्टर जो है करार दिया है। बाकी उन्होंने ये भी बतलाया है कि FBR के जो रेवेन्यू है उनको हमने 12,970 अरब रुपए का जो टारगेट दिया है वो इंशाल्लाह अचीव करेंगे। हालांकि इस 2 तिमाही में FBR का टारगेट अचीव नहीं हुआ है और उसमें 400 अरब रुपए का तकरीबन शॉर्टफॉल है। फिर उन्होंने SOEs के साथ साथ उड़ान पाकिस्तान में ये करा कि पाकिस्तान की GDP को, जो हमारी 3.5 और 4% के बाद हीटअप हो जाती है, ऊपर नहीं जा पाती, बिकॉज आपको इंपोर्ट बढ़ जाता है, आपका डॉलर जो है रिजर्व्स कम हो जाते हैं, इंपोर्ट करने के लिए LCs के लिए डॉलर मजीद नहीं होते। वो उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करके, यानी एक्सपोर्ट के जरिए ग्रोथ करके हम अपने रिजर्व बढ़ाएंगे और हम GDP को पाकिस्तान की 5 और 6% पे लेके जाएंगे, जहां पे आपको तकरीबन नई जॉब क्रिएशन के मौके आप दे सकते हैं इस जो सनतों के जरिए। फिर उन्होंने हमारी जो GDP का साइज है वो 1000 अरब डॉलर पे बात करिए। अभी हमारी तकरीबन 350-375 के रेंज में हमारा GDP का, पाकिस्तान की टोटल GDP का साइज है। वो उन्होंने कहा कि इसको हमने बढ़ाना है।
जीडीपी को बढ़ा के 1,000 अरब डॉलर लेके जाना है। अब ये बढ़ाने के मायने ये हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी की आप जा रहे हैं, इसमें वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं है आप टैक्स नेट में ला रहे हैं उनको, और ताकि हमारा टैक्स नेट का साइज बढ़े, और उसके साथ साथ इसमें जीडीपी जब बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी आपकी, और हमने उसके साथ बाकी चीजों को भी लेके चलना होगा जिसमें एक्सपोर्ट्स वगैरह है। तो ये बड़ा एक रियलिस्टिक, एक बड़ा अमली रोड मैप है, एक प्रोग्राम है जो स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के बाद सेकंड फेज पे हमारा ये आता है, और इसके ऊपर काफी दिनों से काम हो रहा था। एसओईज जो हमारे गले में पड़ गई हैं, उसकी वजह मैं आपको जरा सा बतलाऊं कि इसको हम डायरेक्टर्स को निकाल नहीं सकते थे इस एसओईज की, जो हमारी कवानीन में नहीं था। एसओईज कवानीन बदले पार्लियामेंट में, और अब आपके जो काबीना है वो एसएमईज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदल सकती है, नए ऐड देके प्रोफेशनल लोगों को ला सकती है हदायत के साथ कि आपने ये हदायत हासिल करने हैं आने वाले वक्त में। उसमें आपने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस में कमी, रिकवरी में इजाफा, और इस तरह की तमाम चीजें जो कारकर्दगी को एसओईज की बेहतर बनाए शामिल है। तो ये एक बड़ी वेल थॉट, कॉम्प्रिहेंसिव और एक एम्बिशियस उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का 5 साल प्रोग्राम है, और इसमें मुझे उम्मीद है। तो मतलब ये अगर ये $60 बिलियन तक अपने आप को लेकर जानी, एक्सपोर्ट्स और जीडीपी को भी आप अगर अपनी ग्रोथ को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की सूरत में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर हमें इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट है उसमें भी फिर हमें खातिर ख्वाह इजाफा करना पड़ेगा। और पिछले 5-6 साल या 10-20 साल का हम जायज़ा लेते हैं तो ऐसा हुआ नहीं है हमारे मुल्क में। खासतौर पर पिछला भी पूरा साल अगर हम देखें 2024 में भी ये हुकूमत रही है, तो कितना खातिर ख्वाह इजाफा हुआ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ में। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं हो सकी है, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो 56 रुपए है और 60 रुपए तक पहुंच गई थी, जो सनतें अफोर्ड ही नहीं कर सकती, वो हमारी रीजनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस खत्म कर दी उन्होंने। हम मुकाबलाती रहे ही नहीं है। दूसरा, मार्कअप भी हमारा 22-23% जब डिस्काउंट पहुंचा तो लैंडिंग रेट 24-25% हो गया। उसमें कोई सनत नहीं चल सकती थी, ना एक्सपोर्ट हो सकती थी, ना सनतकारी हो सकती थी। अब उन्होंने मार्कअप भी कम करा, 23 लाए, लेकिन कैबोर जो है, जो कराची इंटर बायरन ग्रेड है, वो 11% पे आ गया है। और मेरी अभी कल ही बात हुई आपके वजीर खजाना से, और अभी स्टेट बैंक के गवर्नर साहब आ रहे हैं 9 तारीख को फेडरेशन में, वहां से भी हमें इंडिकेशन मिला कि इंशाल्लाह जल्द हमें सिंगल डिजिट मार्कअप हो जाएगा। और ये अपना सिंगल डिजिट के माने 8-9% मार्कअप है, और 9 सेंट्स की बिजली का इंदिया दिया जा रहा है। आसिम मुनीर साहब ने भी कहा, SIFC ने भी कहा, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर साहब भी बिजनेस कम्युनिटी को बतला के गए कि IPPs के एग्रीमेंट रिव्यू करने के बाद हमारी बिजली की कॉस्ट सनत को 9 सेंट्स हो जाएगी, यानी जो 26 रुपए फी यूनिट बनती है, जो सही है। और यही कॉस्ट हमारी रीजनल कॉम्पिटिटर्स की, इंडिया की, चाइना की, बांग्लादेश की, ताइवान, कंबोडिया 8 से 9 सेंट्स है। तो अगर आप 8 से 9 सेंट बिजली ले आते हैं, IPPs के जो मुआहदे हैं उनको रिव्यू करके, इसमें 5 मुआहदे टर्मिनेट हो गए हैं, 18 मुआहदों में मोड ऑफ पेमेंट चेंज हुआ है, टेक एंड पे पर आ गए हैं, कैपेसिटी चार्जेस के बजाय बोगास का टैरिफ कम हुआ है, चाइना की IPP पे एक्सटेंशन दे रहे हैं उनकी क्रेडिट पीरियड को। तो ये तमाम चीजें जो रिड्यूस करेंगी आपकी पावर कॉस्ट को, ये बिजली की कीमतों को, आपकी सनत सार्फिन को कम होगी, जिससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ेगी। तो अगर आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं तो 2 चीजों में तो कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। बिजली की कीमत 9 सेंट्स और सिंगल डिजिट मार्कअप, ये 2 चीजें जो है इसको आपने हर हालत में फौरन से पेशतर करना है। और मुझे उम्मीद है
जो जिस तरह से रिव्यू हुए हैं, मोहम्मद अली साहब ने जिस तरह की टास्क फोर्स कमेटी ने काम किया है, जिस तरह से लोग जिन्होंने करप्शन वगैरह की थी वो अब अंगूठे के नीचे आए हैं, दबाव में आए हैं और वो अपने मुआहदे रिव्यू कर रहे हैं जो मुल्क को अरबों रुपए का फायदा सालाना पहुंचाएंगे। ये वो चीजें जो बहुत पहले करनी चाहिए थी, लेकिन कंप्रोमाइजेस किए गए हैं और ये मुआहदों को रिव्यू नहीं किया गया। और लेकिन अभी इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी ज़रूरी होगी अब अगले इन 5 सालों में हासिल करना, चूंकि हमने इस पिछले 1 साल में बहुत सारे MOU साइन होते देखे, बहुत सारे ममालिक की दिलचस्पी पाकिस्तान में इस इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखी, लेकिन अमली तौर पर वो उस हद तक इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी जितनी तवक्को थी। तो अब ये अगले 2-3 सालों में ये उम्मीद पूरी होते हमें नजर आ रही है, खासतौर पर 2025 में। काबीना ने रिकॉर्ड की 15% शेयर होल्डिंग जो वो खरीद रहे हैं हमारी 10% और 5%, वो तो तकरीबन $600 मिलियन बनती है, 200 अरब रुपए से ज्यादा। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि अब हम इन ममालिक से सेफ डिपॉजिट या इनसे ग्रांट्स या इनसे मदद जो है वो मांगने के बजाय अब हम उन्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट में सरमायाकारी कर रहे हैं। इसके बाद रिफाइनरी का भी एक प्रोजेक्ट है जो पाइपलाइन में। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन अमन अमान की सूरत हाल आपको बेहतर करनी होगी। इस वक्त पाकिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है। इस वक्त अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान पे हमलों पे इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त उन 2000 लोगों को, 1880 तालिबानों को, दहशतगर्दों को फैमिली के साथ सर पे बिठा के यहाँ पाकिस्तान PTI की हुकूमत लाए थे और उनसे नेगोशिएशन करके उनको छोड़ दिया, जो अब इंस्ट्रूमेंटल है इन हमलों में। ये भी एक बहुत बड़ा गलती थी उस वक्त की रिजीम की, हुकूमत की भी, और हुकूमत के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी उनकी भी। ये अब आने वाली जो हमारी जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उनको फेस करना पड़ रहा है। हमारे जवान जो हैं उनकी शहादतें आप देखें कितनी बढ़ गई हैं, और ये वो गलती थी, ये वो गलत फैसले थे जिसपे आगा खाना से वो अफगानिस्तान से आप उन दहशतगर्दों को पाकिस्तान ले आया है जो पाकिस्तान के कभी दुश्मन थे, जो लीथल थे और जो मॉडर्न वेपन से उनके पास मौजूद है। और आज वो पाकिस्तान में यहाँ आपको एक बहुत सख्त वक्त दे रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है मिर्जा साहब, जो 15% शेयर इस वक्त सऊदीया को ज़ाहिर मंजूरी हुई है इसको बेचने की, तो अब इसका मतलब कि रेकोर्डिक में पाकिस्तान के पास जो कुल शेयर्स की तादाद रह गई है वो अब सिर्फ 35% है, क्योंकि 50% तो पहले बैरक कंपनी ले जा चुकी है। तो अब ये इस 35% से पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है? देखिए, हम क्यों बेच रहे हैं ये सवाल आप मुझसे करें ना। एक तो ये है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए, $500 बिलियन का आपको मिलेगा। दूसरा सवाल ये है कि रिकोटेक को चलाने के लिए 3-4 बिलियन चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। आपके पास तो पैसे नहीं है, तो ये पार्टनर है, ये फिर लगाएंगे। और हमने जो चिली की कंपनी है उससे कंसेंट लेके सऊदी अरब को ये शेयर दिए हैं ताकि हमें माली रिक्वायरमेंट हमारी वो पूरी हो सके, जो स्पॉन्सर्स को पैसे डालने हैं इस प्रोजेक्ट के लेके जाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इख्तियार बेग साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद मियां जाहिद हुसैन साहब में ज्वाइन करेंगे और इसी प्रोग्राम के कुछ मजीद पहलुओं पर उनसे डिस्कशन होगी एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए मुल्की एक्सपोर्ट्स को दुगना करके एक जामे 5 साला हिकमत अमली का ऐलान किया है ताकि मुल्की एक्सपोर्ट्स को दुगना किया जा सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें मुल्की एक्सपोर्ट्स को
32-33 अरब से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर से ज़ायद तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। माशी माहिरीन का मानना है कि जब तक हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं होगा उस वक्त तक इक्तिसादी तरक्की और माशी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। मसनूआत की प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से एक्सपोर्टर्स को आलमी मंडियों में सख्त मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जब इंटरनेशनल इंपोर्टर्स को दीगर ममालिक की सस्ती मसनूआत दस्तियाब होंगी तो वो महंगी पाकिस्तानी मसनूआत क्यों खरीदेंगे। मौजूदा मुल्की माशी सूरत हाल में प्रोडक्शन में इजाफा, ट्रेड डेफिसिट और इम्पोर्ट की कमी और एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर है। तिजारती खसारा अभी उस वक्त कम होगा जब मुल्की इम्पोर्ट बिल कम होगा। रवा माली साल के पहले 5 माह में मुल्की बरामदात में 1.5 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसका हजम 13 अरब 72 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स 10.5% बढ़कर 7 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई हैं। रेडीमेड गारमेंट्स, नेटवेयर, बेडवेयर और मलबूसात की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। ग़िज़ाई अशिया की एक्सपोर्ट 9.5% इजाफे के साथ 3 अरब 15 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी हैं, बल्कि इससे भी तजावुज़ कर गई हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानी चावल की मांग भी 35.4% बढ़ी है। इस दौरान 1.5 अरब डॉलर की मालियत के चावल बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किए गए। चीनी की एक्सपोर्ट 833% बढ़कर 19 करोड़ 67 डॉलर तक जा पहुंची है। तंबाकू, फल, सब्जियों और गोश्त की एक्सपोर्ट में भी इजाफा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट का हजम 54% इजाफे के साथ 1 अरब 76 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। चमड़े और प्लास्टिक की मसनूआत, ग्लव्स, अद्वियात और सीमेंट की एक्सपोर्ट भी बढ़ी हैं। रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का हदफ 32 अरब डॉलर से ज़्यादा का रखा गया है। इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स अमरीका, यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और चाइना को कर रहा है, जो कि मुल्की टोटल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 60% बनती हैं। मुल्की एक्सपोर्ट्स में इजाफा करने मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, IT और माइंस एंड मिनरल सेक्टर इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी यानी FDI का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उड़ान पाकिस्तान ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में हुकूमत ने इन्वेस्टमेंट टू GDP को 13.1% से बढ़ाकर 17% करने का हदफ मुकर्रर किया है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान में 29 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। UAE और कुवैत 10-10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। फिर कतर और आज़रबाईजान ने भी 2-2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का वादा कर रखा है, लेकिन ये सब कुछ कब मुमकिन होगा और फिर इससे हमारी मुल्क की मईशत पर क्या मुस्बत असरात मुरतब होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मियां जाहिद हुसैन साहब साबिक वज़ीर हैं, IT के, हमारे मुल्क के मारूफ सनतकार हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब उड़ान पाकिस्तान प्लान में जो अहदाफ रखे गए हैं उन पर तो सबसे पहले ज़रा तबसरा कीजिएगा। 5 साल में कितना काबिल अमल है अपनी पर कैपिटा इनकम को उस हद तक बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को उस हद तक अट्रैक्ट करना कि हमारे माशी अशारिये तेज़ी के साथ तरक्की की जानिब जा सकें और ये इन्वेस्टमेंट इस वक्त ज़रूरी कितनी है पाकिस्तान के लिए? जी बहुत शुक्रिया। बताऊँ कि ये जो 5 साल 2024 उड़ान पाकिस्तान ये 5 साल मनसूबा है एक तरह से, और उसकी जो इन्होंने अनाउंसमेंट की है उनका जो जोर है उसके ऊपर 5 E's के ऊपर है, जिसमें एक्सपोर्ट्स है, पाकिस्तान है, एनवायरनमेंट है, एनर्जी है और इक्विटी एंड एम्पावरमेंट है। तो ये 5 चीज़ें जो है इनके ऊपर उन्होंने जोर दिया है और इन्हीं के 5 के ऊपर सारा ये प्लान घूम रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बर वक्त है और एक गवर्नमेंट ने अपनी डायरेक्शन दी है कि हमने जो आगे मुल्क को चलाना है वो इस डायरेक्शन पे चलाना है, और आई थिंक ये पॉसिबल भी है, अचीवेबल भी है। और पिछले 5-7 साल जो हमारे गुजरे हैं, इनफैक्ट वो क्यों अच्छे नहीं गुजरे, उसमें बुनियादी बात ये थी कि हमारी एनर्जी है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और फिर एनर्जी की शॉर्टेज भी थी। इसी तरीके से हमारे बैंक मार्केट्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमारी इकॉनमी हीटअप हो गई थी, और 2020 में हमने जो चीज़ें इंपोर्ट की वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली थी, जिसकी वजह से हमारा 18 अरब डॉलर का उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद फिर हमें इंपोर्ट पे पाबंदियां भी लगानी पड़ी। बहरहाल अब सिचुएशन ये है कि अब हमारी इकॉनमी जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने देखा कि इन्फ्लेशन 5% पे आ गई है और अब जनवरी में होपफुली ये 4% पे आ जाएगी, और इसी तरीके से फॉरेन रिजर्व भी हमारे बेहतर हो गए हैं। IMF का प्रोग्राम भी कामयाबी के साथ चल रहा है। फिर हमने जो FBR का रेवेन्यू है उसमें भी पिछले साल को 40% से ज़्यादा इंक्रीज किया, भी कम पेश चल ही रहा है और उसमें तकरीबन 400 अरब का शॉर्टफॉल है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट हमारी बहुत अच्छा रोबस्ट परफॉर्म कर रही है। अब हम ये समझ रहे हैं कि इस वक्त हमारी बिजली की जो कि खित्ते में सबसे ज़्यादा है या शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है,
तो बिजली की कीमतें जो है वो भी अब नीचे आने जा रही हैं। मार्कअप हमारा 22% से 13 पे आ गया है और अब 13 से भी आई थिंक ये आ जाएगा सिंगल डिजिट पे। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इकॉनमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हमें हासिल है। इस साल हमारी जो फॉरेन रेमिटेंस है वो भी तकरीबन 36 अरब डॉलर पे जाएगी और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं होपफुली वो भी 35 अरब डॉलर होंगी, यानी 5 अरब डॉलर का इजाफा हमारी एक्सपोर्ट्स में होगा और 6 अरब डॉलर का इजाफा हमारी फॉरेन रेमिटेंस में होगा। तो हमें जो हर साल तकरीबन 24 अरब डॉलर लौटाने होते हैं, यानी कर्ज उतारना होता है, तो अगर ये 10 अरब डॉलर हमारे अपने जराए से आ जाएंगे यानी रेमिटेंस से और एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब है बाकी जो हमें 14 अरब डॉलर का खसारा होगा जो हम फिर हमें रोल ओवर करना पड़ेगा, लेकिन पहले 24 अरब डॉलर हर साल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हम अच्छी सिमत में जा रहे हैं और हम एक क्या कहना चाहिए मुस्तहकम रोड मैप पे आ गए हैं। अब इस सिनेरियो में जब हम आगे ये अपनी डायरेक्शन बताते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2029 तक 60 अरब डॉलर हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अगर एक एंगल से देखा जाए तो नामुमकिन फिगर है, एक तरफ से देखा जाए तो बड़ा ये कंजर्वेटिव फिगर है। कंजर्वेटिव इन द सेंस कि हमारा जो इकॉनमी का एक्चुअल पोटेंशियल है वो 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है और ये तो इन्होंने अभी 5 साल का बताया कि जी 5 साल में 60 अरब डॉलर यानी दुगनी कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे FPCCI ने भी इसके ऊपर खासा काम किया है और हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। हमें अपनी पॉलिसीज को ठीक करना है और पॉलिसीज में जो बड़ी इस वक्त हमारे यहाँ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है, वो ये है कि हम तकरीबन 1200 अरब रुपए साल का लॉस करते हैं एनर्जी सेक्टर में और उसमें चोरी भी है, उसमें लाइन लॉसेस भी है, उसमें बिल की नॉन पेमेंट भी है। उसको हमें ठीक करना चाहिए। जो सर्कुलर डेट का सबसे बड़ा माखज़ है जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम हमारी एनर्जी की कॉस्ट भी इसी वजह से ज़्यादा होती है और उसी वजह से जब एनर्जी की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है तो फिर एनर्जी की यूज़ बहुत कम हो जाता है। यूज़ कम होता है तो फिर हमें कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट करने पड़ते हैं। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि हमें ये बिजली के शोबे में जो लॉसेज है इसको ठीक करना होगा। इसी तरीके से जो हमारी स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी तकरीबन 1000 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं, जिसमें PIA, वापडा, स्टील मिल, रेलवे, इस तरह के इदारे हैं। तो ये 80 इदारे हैं, इसमें भी 1000 अरब रुपए का लॉस करते हैं। तो टोटल मिल मिला के कोई 2200 अरब रुपए साल का हम लॉस करते हैं। ये लॉसेज अगर हमारे ठीक हो जाएंगे तो आप देखिएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारी ठीक हो जाएगी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी ठीक हो जाएगा और हमारी एक्सपोर्ट भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें अमल दरामद करने की ज़रूरत है। फिर इसमें इक्विटी और एम्पावरमेंट की जो बात की है तो इसका मतलब यह है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो गरीब आदमी तक या आम आदमी तक ये जो इकॉनमी अगर हमारी बेहतर होने जा रही है तो उसके फ़वाइद कैसे पहुँचेंगे। तो उसमें इक्विटी और एम्पावरमेंट से हम ये समझते हैं कि ये सारी चीज़ें जब ठीक हो जाएंगी तो फिर आम आदमी तक इसके असरात इस तरह होंगे कि मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जिनके पास ऑलरेडी रोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप IT की एक्सपोर्ट्स में अगर आप देखते हैं तो इसमें इन्होंने रखा है कि 5 अरब डॉलर साल का इसमें इजाफा होगा। इस साल भी तकरीबन 1-1.5 अरब डॉलर का इसमें IT में इजाफा हुआ है। तो उससे ज़ाहिर है कि लोगों में रोज़गार मिल रहा है और लोगों को उसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल अगर हमारी इकॉनमी में अगर हमारा एग्रीकल्चर की जो साइड है वो अगर बेहतर परफॉर्म करती है, इस साल हमारा 6.5% एग्रीकल्चर में ग्रोथ था। इसका मतलब है कि 15 अरब डॉलर हमारी रूरल इकॉनमी में इंजेक्ट हुए हैं इस साल। तो यही चीज़ें अगर इसी पे इसके ऊपर अगर हम चलते रहते हैं तो ये 2029 के लिए जो इन्होंने तखमीने बताए हैं। अब साहब ये जो ये 5 E's हैं इसका तो आपने बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस पर रोशनी डाल दी, इसको डिफाइन भी कर दिया, लेकिन अब इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कई सालों से नहीं हो सकी। जैसे अभी स्टेट ओन एंटरप्राइजेस की प्राइवेटाइजेशन का इशू है, कोई 7-7.5 साल पहले एक मिनिस्ट्री अलग हुई है लेकिन आज तक कोई एक कामयाब प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी। फिर हुकूमत को 1-1.5 साल पहले बिजली के मसले का भी इदराक हो गया था लेकिन वो भी मामला अभी बहुत आहिस्तेगी के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें भी कोई बड़ा रिलीफ अभी तक नहीं मिल पा रहा। तो ये जो हल तलब अभी इशूज़ हैं जो पिछले चंद सालों में नहीं हल हो सके, वो अब अगले फ़ौरन 2-3 साल या 5 साल के इतने शॉर्ट पीरियड में, और 1 साल तो इस हुकूमत का गुजर ही चुका है, तो इतने कम अरसे में ये कैसे अपने किसी मंतकी अंजाम तक जाते हैं हमें दिखाई देंगे? ये तवक्को हमें रखनी चाहिए। मैं ये बताऊं आपको कि ये जो रिफॉर्म्स का काम है
ये आज से नहीं 1.5 साल पहले से शुरू हो गया था, जब ये तहरीक अदम-ए-एतमाद के नतीजे में फिर ये गवर्नमेंट आई थी PDM की, और उसके बाद फिर जो दूसरी हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, और उसके बाद फिर फरवरी के इलेक्शन के बाद ये गवर्नमेंट आई है। तो ये इस्लाहात का काम हमारी इकॉनमी में उस वक्त से शुरू हो गया था, और उसी के नताइज हैं जो आज हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी कंसोलिडेट कर रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अब ये जो 2 सोरिंग इश्यूज हैं हमारे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज वाला, ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए कि ये इतना कठिन मसला है और उसमें सियासी मामलात या मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इसको हल करना वाकई एक डिफ़िकल्ट काम है कि इन सारे इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए, और ताकि इनके लॉसेस भी ख़त्म हो और आवाम को अच्छी सहूलत भी मिले। और इसी तरह बिजली का मसला है, ये 2 इश्यूज ऐसे हैं कि इनको हल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बिजली के इशू पे अभी आपने IPPs की बात की, तो हमने FPCCI से जो इसके ऊपर कैंपेन चलाई थी, उसके नतीजे में 5 IPPs के जो एग्रीमेंट कैंसिल हुए हैं, तो उसमें 400 अरब रुपए की सालाना गवर्नमेंट को उसमें बचत होगी, और इसमें टोटल गवर्नमेंट जो दे रही थी कोई 2000 अरब रुपए पे कर रही थी कैपेसिटी चार्जेस, जो कि 20-21 रुपए पर यूनिट बनता है। और इस साल जो हमारा इस वक्त करंट ईयर है, इसमें ये कैपेसिटी चार्जेस होने थे 2800 अरब रुपए। तो बहरहाल 400 अरब रुपए की तो ये आपकी उसमें सेविंग हुई है, और अभी तकरीबन 20 IPPs के एग्रीमेंट्स जो हैं वो अंडर रिव्यू हैं, और उसमें भी बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ये इत्तला मिलेगी कि उनके साथ भी मामलात सेटल पा गए, उनके नतीजे में भी हमारी जो एक्सेस पेमेंट है इसमें खासा फर्क पड़ेगा। तो और फिर ये कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हम जाएंगे और हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा वर्क करेगी, जैसे अब आप देखें ना, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर हमारे बिजली की कीमत कम हो जाती है और मार्कअप की कीमत कम होती है, तो इसका दूसरे लफ्जों में मतलब ये है कि हमारी इकॉनमी स्टार्ट लेगी और इंडस्ट्री लगेगी, और उसके नतीजे में फिर बिजली की कंजप्शन बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब हम हमारी एक फाउंडेशन बन गई है, और उस फाउंडेशन बनने की वजह से अब हम बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी हम पे ट्रस्ट कर रही है बिकॉज ऑफ IMF प्रोग्राम, और IMF का प्रोग्राम जो है वो हम चूँकि कामयाबी के साथ उसमें चल रहे हैं, तो अब हमें बाहर से जो सस्ते लोन हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो वो लोकल बोरोइंग कर रहे थे और महंगे कर्जे ले रहे थे, वो कर्जे अब उनको उतने नहीं लेने पड़ रहे, और उसी का नतीजा है कि इस वक्त 3100 अरब रुपया बैंकों के पास सरप्लस पड़ा है, जो कि वो बिजनेस कम्युनिटी को लैंडिंग करने के लिए वो तैयार हैं, और कदरे कम रेटों के ऊपर भी तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जाहिर करती हैं कि हमने इस्लाहात की हैं, इस्लाहात के ऊपर अमल भी किया है, और मज़ीद इस्लाहात करने की हमारी अब कैपेसिटी बनती चली जा रही है। और कस्टम में अगर हम देखते हैं तो कस्टम में यानी FBR में अगर हम देखें तो FBR का जो महकमा है कस्टम, उसमें उन्होंने जो फेसलेस अभी असेसमेंट का प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसके नतीजे में भी बड़ी बेहतरी हो रही है, और क्लियरेंस भी बेहतर हो रही है, और उसमें करप्शन भी बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ठीक है, तो उसके नतीजे में भी इनके रेवेन्यूज में इजाफा होगा। सही। तो अफजाई साहब, अगर ये हमें 60 अरब डॉलर से ज़ायद पर अपनी एक्सपोर्ट्स को लेकर जानी है, तो इसका मतलब कि अगले 4 या 5 सालों में हर साल 5-6 अरब डॉलर का हमें उसमें इजाफा करना है। अब हम पिछले 10, 12, 15 साल या 20 साल का भी जायज़ा लेते हैं, तो इतना बड़ा इजाफा हमारे किसी एक साल में हुआ नहीं है। इस वक्त हमारा टेक्सटाइल सेक्टर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से मुश्किलात का शिकार है। एग्रीकल्चर सेक्टर के पिछले 1-2 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, गंदम की फसल वाला पूरा एक चैप्टर, उनका भी मोरल डाउन हुआ है। फिर IT को लेकर जो पिछले 1 साल में कभी इंटरनेट की बंदिश और इस तरह के कुछ जो इंटरनेट की स्लोनेस की वजह से इशूज़ हुए, यही वो 3 सेक्टर हैं इन पर सबसे ज़्यादा इस वक्त रिलाई किया जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स का इन्हिसार है। अब ये तीनों सेक्टर्स कैसे हर साल ओवरऑल मिलाकर भी 5-6 अरब डॉलर के इजाफे को कर सकते हैं? इसके लिए कोई ऐसा प्लान जो कि जिसकी एग्जीक्यूशन भी मुमकिन हो, ऐसा आपको नज़र आ रहा है? या अभी आपने जो इसमें इब्तदाइया अपना दिया था, तो उसमें आपने खुद ही बताया था कि इस साल हमारी चावल की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हुई है, और फूड आइटम्स की, सब्जियों की, फलों की एक्सपोर्ट हमारी पहले से बढ़ी है, और हलाल मीट की हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है। चावल की तो एक्सपोर्ट इस साल हुई है वो 3.5 अरब डॉलर हुई है, और अब जो ये साल जो भी चल रहा है इसमें तकरीबन 5 अरब डॉलर हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो है हमारी ग्रोथ की साइड पे जा रही हैं। अभी आपने खुद बताया कि टेक्सटाइल में तकरीबन 13-14% की ग्रोथ आई है। फॉरेन रेमिटेंस में आपने खुद ही बताया कि तकरीबन उसमें भी 30-40% की ग्रोथ है। तो ये गुजारिश ये है कि ये सारी चीज़ें जो है ये क्या इंडिकेट कर रही हैं
ये इंडिकेट ये कर रही हैं कि ये सब मिल मिला के 10-12 अरब डॉलर हमारे मुल्क में पहले की निस्बत ज़्यादा आएंगे। और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का भी कोई रोबस्ट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, और उसमें मैं समझता हूँ कि ये जो इन्होंने कल प्लान बताया है, तो इसमें हमें इसमें ज़रूरत है हमें कि इसके ऊपर भी हम तवज्जो दें और हमारी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी हम काम करें। आईटी की अगर आपने बात की तो आईटी में इस साल भी तकरीबन 1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, और अब ये जो भी हमारा साल अभी चल रहा है कंटिन्यू है, इसमें मैं समझता हूँ कि 1.5 अरब डॉलर का मजीद इजाफा होगा। आल्दो की गवर्नमेंट ने इसमें 5 अरब डॉलर हर साल इसमें एस्टिमेट किया है कि हर साल 5 अरब डॉलर का आईटी में इजाफा होगा, और मैं समझता हूँ कि ये इजाफा नामुमकिन नहीं है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कि इसमें सही काम कर लिया जाए और इसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। इस वक्त भी हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आईटी के ग्रेजुएट जो पैदा कर रही हैं वो उतने उस काबिल नहीं है कि वो प्रॉपर इस मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। तो उसमें हमें थोड़ा यूनिवर्सिटीज़ को और इम्प्रूव करना होगा, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने होंगे, और लेकिन ये कोई इतना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। तो ये 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हर साल बढ़ाना मैं समझता हूँ कि ये अचीवेबल है, और इसमें हमें मिलके काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट के साथ। और जाहिर साहब, इसमें जो हमारे एक आम आदमी की जो पूरा इकोनॉमी को सोचने का तरीका होता है, वो सिर्फ जो महंगाई बढ़ रही होती है या उसमें किस परसेंटेज से इजाफा हो रहा है, एक आम आदमी उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा होता है। तो अब उसकी क़ुव्वत ख़रीद को इन 5 E's को सामने रखते हुए उसमें कैसे इजाफा होगा, क्योंकि अभी भले ही 4-5% से महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन जब ये 38 और फिर उसके बाद 27% और 22% पर आई तो उतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ी कि बेस प्राइस अब बहुत आगे जा चुका है। तो वो 4-5% भी बढ़ना अब इस वक्त एक वो कीमत के एतबार से तो वो एक बहुत ज़्यादा फिगर है। तो ये उस क़ुव्वत ख़रीद में कैसे इजाफा किया जा सकता है? जॉब्स क्रिएशन यकीनी तौर पर होंगी, लेकिन जो एक आम आदमी की आमदनी है वो कैसे बढ़ेगी? देखिए, आम आदमी की आमदनी का मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान में अगर आप 5 साल पहले देखें तो हमारे यहाँ फॉरेन रेमिटेंस होती थी 20 अरब डॉलर, अब हो रही है 30 अरब डॉलर, और इस साल होंगी ये 35-36 अरब डॉलर। तो ये अगर आप पिछले साल 30 अरब डॉलर को ही अगर आप देख लें तो तकरीबन 8,500 अरब रुपए जो आए ये किसके पास आए? ये आम लोगों के पास ही आए हैं, मतलब सफ़ेद पोश लोग या क्या कहना चाहिए मीडियोकर क्लास जो है उनके पास आए। तो ये 8,500 अरब रुपए जो उनके पास आ रहे हैं, तो वही जाके मार्केटों में शॉपिंग भी कर रहे हैं, वही छोटी मोटी गाड़ी भी ले रहे हैं, वही फ्लैट भी ले रहे हैं, छोटे मोटे प्लॉट भी ले रहे हैं। तो ये तकरीबन 5 करोड़ लोगों के पास ये आते हैं पैसे जो 8,500 अरब, और इस साल अगर इसमें 5 अरब डॉलर मजीद होंगे तो तकरीबन 1,500 अरब रुपए जो है वो मजीद इन्हीं लोगों के पास आएंगे। अच्छा, अगर आप ये देखें कि हमारी अगर आईटी का जो इस वक्त 3.5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, जो कि 3 साल पहले वो सिर्फ 1 अरब डॉलर थी, तो ये पैसे जो हैं ये भी आम मीडियोकर आदमी के पास ही आ रहे हैं और उन्हीं को इसका रोजगार मिल रहा है। और अब आप देखेंगे अगर आपकी राइस एक्सपोर्ट हो रही है या आपका हलाल मीट हो रहा है या इस तरह के जो आइटम एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यानी अगर आप 4-5 अरब या 3 अरब डॉलर भी पकड़ लेंगे, अगर उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा होता है तो तकरीबन उसका मतलब भी होगा कि 800-900 अरब रुपया लोगों के पास आएगा। इस साल एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 15 अरब डॉलर यानी 4,000 अरब रुपए आम आदमी के पास आया है, एग्रीकल्चरिस्ट के पास रूरल एरिया में। तो यही वजूहत हैं कि लोगों के पास ठीक है उस तरह से रोजगार नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, मगर फिर भी आ रहा है और पहले से बेहतर आ रहा है। और अब आने वाले दिनों में जो हमने ये चीजें आपको बताई हैं और महंगाई है, और उसमें बाद आपका क्वेश्चन ये था कि लोगों की इनकम में इजाफा कैसे होगा, तो लोगों की इनकम में इजाफा ही है जो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और अब इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ेगी तो उससे जो शहरों में लोग काम करते हैं, मिलों में, फैक्ट्रियों में, स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर, उनके रोजगार में भी इजाफा होगा। तो इस तरीके से इसका मैं समझता हूँ कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंशाल्लाह बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, साबिक वज़ीर आईटी, मारूफ सनतकार हमारे साथ। वो आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।